हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय फिजिक्स क्लास। और आज की क्लास में हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट छोटा सा और प्यारा सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और टॉपिक का नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स। एंड एज यू नो वेरी वेल, फ्लूइड्स का मतलब है थिंग्स दैट कैन फ्लो एसेंशियली। और फ्लूइड मैकेनिक्स में सबसे पहले तो देखो, चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा सा चैप्टर के बारे में, चैप्टर की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी देख लेते हैं क्या है। इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल दैट फ्लूइड मैकेनिक्स के भारी एप्लीकेशंस होते हैं। सारी की सारी शिपिंग इंडस्ट्री अगर आप देखोगे, छोटी छोटी बोट से लेकर टाइटैनिक तक, ये सारे के सारे फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर रिलाई करते हैं। फाइटर प्लेन्स बनते हैं, इनमें भी अगर आप देखो तो ये भी एयर के थ्रू मूव करते हैं। ये भी अल्टीमेटली एयर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फ्लूइड, तो ये भी फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। बहुत सारे, मतलब हजारों छोटे बड़े सेक्शंस अगर आप देखोगे इंजीनियरिंग के, साइंसेस के, तो ये बहुत क्लोजली फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो डेफिनेटली फ्लूइड मैकेनिक्स एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, नो डाउट अबाउट दैट। और थोड़ा सा जो बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इंजीनियरिंग तो बाद में आएगी, सबसे पहले तो जेई क्लियर करना है, तो लेट अस टॉक प्रोफेशनली कि भाई जेई पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो क्या इंपॉर्टेंस होती है। सी, अगर आप पुराने जेई मेन से एडवांस के पेपर्स उठा के देखोगे तो यू विल सी कि हर साल एटलीस्ट एक या दो क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। मोस्टली दो ही आप काउंट करो क्वेश्चंस आते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स से, विच इज वेरी वेरी काइंड ऑफ रिच इन द सेंस कि फ्लूइड मैकेनिक्स अभी हम कुछ दिनों में देखेंगे दैट फ्लूइड मैकेनिक्स इज नॉट अ वेरी लेंदी चैप्टर। ऐसा नहीं है कि रोटेशन की तरह इतना डीप है, इतना वाइड है और चलता ही जा रहा है, बिल्कुल खत्म ही नहीं हो रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट। फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत छोटा भी नहीं है लेकिन बहुत बड़ा भी सेक्शन नहीं है, चैप्टर नहीं है ओवरऑल। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो जो कॉन्सेंट्रेशन होता है मार्क्स का, कि कितने घंटे आपने लगाए और उसमें से कितने मार्क्स आपने निकाले, उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा रिवॉर्डिंग चैप्टर है। और तो उस हिसाब से कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। और मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि फ्लूइड मैकेनिक्स आसान होता है, इसमें कुछ टफ नहीं होता है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। फ्लूइड मैकेनिक्स में देर आर सेक्शंस दैट कैन गिव यू नाइटमेयर्स, बट दोज नाइटमेयर्स विल कम ओनली वंस यू क्लियर जेई एंड वंस यू गेट इनटू आईआईटीज। वहां पे जो प्रॉफ्स होंगे वो आपको नाइटमेयर देने का काम उनका रहेगा। एज फार एज जेई इज कंसर्न, जेई में ऐसा कोई नाइटमेयर वाली बात नहीं होती। जेई में आज तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे, एक आध कभी कदार भूले भटके कोई क्वेश्चन होगा, उसको अगर आप छोड़ दो तो नॉर्मली क्वेश्चंस आपके इजी टू मीडियम लेवल के आते हैं। एंड यू कैन सी दैट दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स गिव अस अ लॉट ऑफ होप, बिकॉज माना जाता है कि जेई एडवांस बड़ा टफ एग्जाम है, ऐसा है वैसा है, मतलब होता नहीं है लेकिन लोग मानते हैं जनरली। और ऐसे एग्जाम्स में अगर कोई ऐसा चैप्टर है जिसमें मैं आपको बोल रहा हूँ कि इजी टू मीडियम टाइप के जनरली क्वेश्चंस आते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। बिकॉज उसमें अगर आप इस चैप्टर की ठीक ठाक तैयारी करके चले जाओगे तो ऑलमोस्ट श्योर है कि आपको जेई में क्वेश्चन बन जाएगा। याद करो, मैंने रोटेशन के बिगिनिंग में ऐसी कोई प्रॉमिस नहीं दी थी, कोई नहीं दे सकता, मुझे तो जाने दो, कोई टीचर आपको ये प्रॉमिस लीगली स्पीकिंग नहीं दे सकता कि रोटेशन में सब कुछ जो पढ़ा रहा हूँ वो करके चले जाओगे तो क्वेश्चन बन ही जाएगा। बिकॉज रोटेशन में पास्ट में उन्होंने ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं जो आप कितनी भी प्रिपरेशन करके जाओ, स्टूडेंट्स तो जाने दो, जब पेपर सॉल्व करने के लिए टीचर्स जुटते हैं तो वो भी उन्होंने भी गलत सॉल्यूशंस निकाले हैं उसके। और इनफैक्ट इफ यू रिमेंबर, एक क्वेश्चन आया था जिसमें रोटेशन में एक रिंग था, रिंग को किसी तरीके से ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे थे, शायद फिंगर पे रोटेट कर रहे थे और समथिंग। वो एक ऐसा क्वेश्चन था जिसका जेई होने के बाद कम से कम एक दो हफ्ते तक अगर आप देखोगे तो सारी की सारी बड़ी बड़ी कोचिंग्स और बड़े बड़े टीचर्स ने सबने उसका गलत सॉल्यूशन प्रिंट कर रखा था, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू सेलेक्ट पीपल। तो रोटेशन में इस तरह की प्रोमिसेस देना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फ्लूइड मैकेनिक्स में अच्छी बात यह है कि हम 100% कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जरूर है कि इस सेक्शन को अगर आप अच्छे से करके जाओगे तो आपको मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन जो जेई एडवांस में पूछेंगे, मेंस का तो खैर बन ही जाएगा, एडवांस में भी जो पूछेंगे उसमें आपको ऐसा कोई बड़ी दिक्कत आएगी नहीं। तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि इस चैप्टर के अंदर सेक्शंस क्या क्या होते हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। देखो, चैप्टर बोल दो या इसको पूरा एक छोटा मोटा सेक्शन बोल दो, एक ही बात है। फ्लूइड मैकेनिक्स पूरा एक सेक्शन होता है जिसके अंदर 4 छोटे बड़े चैप्टर्स आते हैं, छोटे या मीडियम टाइप के चैप्टर्स आते हैं। पहला सेक्शन चैप्टर इसके अंदर आएगा फ्लूइड स्टैटिक्स, और इसका नाम अपन स्क्रीन पे देख रहे हैं। पहला चैप्टर होगा इसमें फ्लूइड स्टैटिक्स। उसमें ऑब्वियसली वी विल बी लुकिंग एट द केस जहां पे सारे के सारे फ्लूइड्स रेस्ट पे होने वाले, कोई मूव नहीं करने वाला है, स्टेशनरी फ्लूइड्स होंगे। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। डैम्स का कंस्ट्रक्शन है या इस तरह की और भी चीज़ें हैं जो चीज़ मूव नहीं करती हैं, उसमें ये चीज़ आपकी, ये चैप्टर के कंसेप्ट काफ़ी यूजफुल होते हैं। फिर उसके बाद ऑब्वियसली दूसरा चैप्टर आएगा जिसमें हम फ्लूइड डायनामिक्स की बात करेंगे। उसमें हम मूविंग फ्लूइड्स की बात करेंगे कि कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है तो फ्लोइंग लिक्विड आपके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, या लिक्विड के अंदर अगर आप मूव कर रहे हो तो किस तरह के फोर्सेस होंगे। पाइपलाइंस अगर आप डिजाइन करते हो, बड़ी ऑयल कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो, वहां पे आप हेड इंजीनियर हो और आपको
टास्क दिया जाता है कि चलो इधर से उधर तक की गैस पाइपलाइन या ऑयल पाइपलाइन डिजाइन करनी है, तो यू कैन इजीली सी कि वहां पे फ्लूइड डायनेमिक्स के जो आइडियाज होंगे वो सारे के सारे यूज होंगे। दैट्स वन एग्जांपल। और उसके बाद तीसरा छोटा सा एक चैप्टर आता है जिसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं। विस्कोसिटी में अपन ऐसे लिक्विड्स की बात करेंगे जिसमें जो थोड़े से ज्यादा रियल टाइप के लिक्विड्स होंगे, और यू नो वेरी वेल कि लिक्विड की लेयर्स के बीच में जो एक तरह से जो फ्रिक्शन का फोर्स होता है उसको रफली स्पीकिंग हम विस्कस फोर्स बोल सकते हैं। क्योंकि लिक्विड भी अब आइडियल मान लो तो अलग बात है, लेकिन अगर आप रियल लाइफ में देखो तो लिक्विड भी जब फ्लो करता है, अगर कभी भी आप चम्मच से अगर आप हनी को गिरा के देखो, शहद को अगर आप गिरा के देखोगे, तो यू कैन वेरी क्लियरली सी कि ऐसा बिल्कुल फ्रीली नहीं गिरता है, ऑयल की तरह फ्रीली नहीं गिरता है। देयर इज अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स। इस फोर्स को हम विस्कस फोर्स बोलते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग फोर्स होता है और इसकी बहुत छोटी मोटी चीजें आपके जेई कोर्स में है, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी जेई कोर्स में है वो हम देखेंगे। तो ये थर्ड छोटा सा चैप्टर होगा एज फार एज फ्लूइड मैकेनिक्स इज कंसर्न। और इसके बाद फाइनली फोर्थ चैप्टर मुझे हमेशा सबसे इंटरेस्टिंग लगता है, फोर्थ पार्ट इसका हमेशा सबसे इंटरेस्टिंग लगता है, और वो कहलाता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इज एन अमेजिंग थिंग। पानी की जो ड्रॉप्स बनती है, अगर आप देख लो कि अगर आप मान लो बिल्कुल ही आइडियल लिक्विड मान लेते हो, तो आइडियल लिक्विड में अगर आप मान लो पानी का टैप खोलोगे तो पानी की ड्रॉप ऑफ उसमें कुछ नहीं बनेगी, लेकिन सरफेस पानी की कुछ अलग तरीके से बिहेव करती है, सरफेस के ऊपर कुछ अलग तरह के फोर्सेस लगते हैं, और इस फोर्सेस की स्टडी को ये लोग सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो हम फोर्थ वाला जो चैप्टर होगा फ्लूइड मैकेनिक्स का, उसमें हम सरफेस टेंशन की बात करेंगे। और सरफेस टेंशन जरूर एक ऐसा सेक्शन है जिसमें जेई वाले जनरली थोड़ा सा आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। इनफैक्ट टू बी प्रिसाइज वो परेशान नहीं करते। देखो दिक्कत ये है कि सरफेस टेंशन ऐसा सेक्शन है जिसकी थ्योरी जनरली या प्रॉब्लम की प्रैक्टिस जनरली ज्यादातर जगहों पे कम मिलती है, और वो अंडर प्रिपेयर करके लोग जनरली एग्जाम देने जाते हैं, और उस वजह से कई बार सरफेस टेंशन के क्वेश्चंस लोगों को थोड़े से मुश्किल लगते हैं। बट अगर आप यहाँ पे मेरे साथ प्रिपरेशन कर रहे हो तो आई विल मेक श्योर कि ये अंडर प्रिपरेशन का तो कोई चक्कर होगा नहीं। तो ये अगर आप चीजें ठीक से करके जाओगे तो आपको सरफेस टेंशन ये वो क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं होती। बट स्टिल नॉनदलेस आई विल से दैट सरफेस टेंशन इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना। इसके ऊपर एक से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बन सकते हैं, और जेई लेवल पे जो हो सकता है वो सब हम करेंगे, और थोड़ा सा उसके ऊपर भी जाएंगे सो दैट यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर एनी सरप्राइजेज ऑल्सो दैट जेई एडवांस्ड माइट थ्रो एट यू। तो ये 4 सेक्शन होते हैं आपके फ्लूइड मैकेनिक्स के, बड़े इंटरेस्टिंग सेक्शंस हैं। और इसमें सबसे पहले हम एक सिंपल सा सेक्शन शुरू करने वाले हैं। ये जो पहला सेक्शन है दिस इज नोन एज फ्लूइड स्टैटिक्स। और फ्लूइड स्टैटिक्स सिंपल है, इसमें बड़ी सारी मैकेनिक्स यूज होगी, तो वो मैकेनिक्स यूज करेंगे, ये वो इधर उधर के आइडियाज लगाएंगे। तो चलो विद दिस आई थिंक लेट अस स्टार्ट विद फ्लूइड स्टैटिक्स। अब फ्लूइड स्टैटिक्स हो या फ्लूइड डायनेमिक्स हो, जो भी हो, सबसे पहले फ्लूइड्स में कुछ भी स्टार्ट करने से पहले भाई थोड़ा सा डिफाइन तो कर लें कि फ्लूइड्स क्या होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस क्या होते हैं, ये सब थोड़ा सा डेफिनेशंस देख लेते हो। तो सबसे पहले फॉर सम टाइम आई विल बी टॉकिंग अबाउट बेसिक डेफिनेशंस, कुछ बेसिक रूल्स अपन सेट करेंगे एंड सो ऑन। तो सबसे पहले तो 9th स्टैंडर्ड के लेवल पे आ जाते हैं। जैसे अगर मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि बच्चों बताओ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होती हैं, तो सबसे पहले आजकल तो खैर बच्चे स्मार्ट हो गए, बोलते हैं सर 3 नहीं 5 होती हैं, सॉलिड लिक्विड गैस और प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट वगैरह। सी नंबर 1 लेट अस होल्ड अवर हॉर्सेस। आईटी प्रॉफ्स के लिए भी कुछ छोड़ देना चाहिए, तो मैं यहाँ पे खाली सॉलिड लिक्विड और गैसेस 3 तरह के स्टेट्स की बात करूंगा। मैं इसके बाद की प्लाज्मा की और बीई कंडेंसेट वगैरह की कोई बात नहीं करने वाला हूँ, वो सब आगे चल के जब आईटी पहुंच जाओगे तो वहाँ पे आप आराम से देखना। तो देयरफॉर यहाँ पे नॉर्मल स्टेट में अगर आप देखोगे तो मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, या 3 फेजेस भी बोलते हैं हम उसको, सॉलिड लिक्विड और गैस। तो बहुत रफली स्पीकिंग अगर 9th स्टैंडर्ड लेवल के ऊपर भी अगर आप देखोगे तो इनकी जो डेफिनेशंस होती हैं सॉलिड लिक्विड की, वो रफली आप इस तरीके से बोल सकते हो। जैसे इफ यू रीड द फर्स्ट स्टेटमेंट इट सेज दैट सॉलिड्स हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज इन शेप एज वेल एज वॉल्यूम। सी सॉलिड क्या होते हैं? सॉलिड जैसे हमने रिजिड बॉडी देखा था फॉर एग्जाम्पल, रिजिड बॉडी तो एक बहुत एक्सट्रीम केस था सॉलिड का जो बिल्कुल ही रिजिड था। लेकिन उसके बाद आप देखो जब हमने इलास्टिसिटी देखी थी, तो इलास्टिसिटी में भी हमने देखा था कि वायर को या रॉड को खींचोगे तो थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगी। अब एक्सटेंड होने का मतलब है कि वो रिजिड बॉडी नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो लिक्विड बन गया है, वो है तो सॉलिड ही अल्टीमेटली। तो सॉलिड्स की डेफिनेशन ये है कि उनका एज फार एज पॉसिबल वो चाहते हैं कि हमारा एक पर्टिकुलर वॉल्यूम और एक पर्टिकुलर शेप मेंटेन रहे एज फार एज पॉसिबल। ना ध्यान से देखो कि अगर मैं रिजिड बॉडी को डिफाइन करता तो रिजिड बॉडी की डेफिनेशन ये होती कि रिजिड बॉडी एसेंशियली आप ये बोल सकते हो कि उसकी एक प्रॉपर्टी होती कि उसका हमेशा वॉल्यूम और साइज और शेप सब कुछ एक्जैक्टली फिक्स्ड रहता है। आप दुनिया में कुछ भी कर लो चेंज नहीं कर सकते उसको।
पर ध्यान से देखो, सॉलिड्स की डेफिनेशन मैं ऐसी नहीं दे रहा। सॉलिड्स की डेफिनेशन ये है कि कोई भी ऐसा मटेरियल या कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स जो अपने वॉल्यूम और शेप को मेंटेन करने की कोशिश करता हो। कोशिश का मतलब ये है कि अगर आप उसे खींचोगे तो वो पलट के एक स्ट्रॉन्ग बैक फोर्स लगाएगा, इट विल ट्राई टू कम बैक इन इट्स ओरिजिनल शेप एंड वॉल्यूम। इस तरह के मटेरियल को हम सॉलिड बोलते हैं। और जो सॉलिड इस तरह की कोशिश बहुत 100% सक्सेसफुली कर लेते हैं, मतलब जिनको डिफॉर्म करना पॉसिबल ही नहीं होता, वो सॉलिड आपके रिजिड बॉडी कहलाएंगे। और जो कोशिश करते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा फिर भी मतलब डिफॉर्म करना पॉसिबल होता है, उनको हम रिजिड बॉडी नहीं, उनको हम इलास्टिक बॉडी बोलेंगे। ये बात है। तो सॉलिड्स की डेफिनेशन तो ये हो गई। अब लिक्विड्स के केस में देखो, ग्लास में भरा है पानी, और पानी के ऊपर अगर आप ग्लास के ऊपर पिस्टन लगा के उसे कंप्रेस करने की कोशिश करोगे, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी हार्ड। पानी का वॉल्यूम चेंज करना अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल आसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप शेप चेंज करना चाहो, पानी के ग्लास को पोर कर दो अगर आप टेबल पे, तो वो सेम पानी, वॉल्यूम वही रहेगा लेकिन वो फैल जाएगा पूरे में। शेप चेंज करना बहुत आसान है, लेकिन वॉल्यूम चेंज करना काफ़ी मुश्किल पड़ेगा। इस तरह का जो कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स होता है या जो मटीरियल होता है, उसको ये लोग बोलते हैं लिक्विड। तो लिक्विड वो है जो वॉल्यूम के चेंज को बहुत स्ट्रांगली रेजिस्ट करता है, लेकिन शेप के चेंज को ज़्यादा रेजिस्ट नहीं करता है। ये होते हैं लिक्विड्स। और तीसरा, अगर आप गैस देखो तो गैस तो मस्त है। गैस कहती है यार कर लो जो करना है, कोई टेंशन नहीं है। तो गैस के केस में अगर आप कंप्रेस करते हो, आराम से कंप्रेस हो जाती है। ट्विस्ट करते हो तो उसको और कोई टेंशन नहीं होता है। तो वॉल्यूम, शेप जो भी है, कुछ भी चेंज करते रहो, गैस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट वॉल्यूम के केस में तो अगर आप उसे कंप्रेस करना चाहो तो फिर भी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होगा। लेकिन अगर आप आउटर स्पेस में जाके कंटेनर खोल दो, दैट मीन्स गैस को एक्सपैंड करने के लिए फ्रीडम बस दे दो, तो फ्रीडम दे दोगे तो वो बिना किसी प्रॉब्लम के इनफाइनाइटली एक्सपैंड करती जाएगी। तो देयरफॉर नो और वेरी लेस रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड टू चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन शेप। इस तरह के जो कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स होता है या मटीरियल होता है, उसको ये लोग गैस बोलते हैं। तो रफली स्पीकिंग तो आपकी ये डेफिनेशन है ना। नोट केयरफुली कि ये डेफिनेशंस मैथमेटिकल नहीं है अभी, लेकिन फिर भी आगे चल के देखना। आगे चल के मैं शुरू में जरूर बोल रहा हूँ कि तो 9th लेवल की डेफिनेशन है ये वो, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नॉट बिकॉज आई हैव सम डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स दीज डेफिनेशंस, और ऐसा नहीं कि हम आगे चल के इनको चेंज करने वाले हैं। ये तीनों बहुत सॉलिड डेफिनेशंस हैं। आप फ्लूइड मैकेनिक्स की अच्छे से अच्छे लेवल की बुक में देख लो, इसके अगेंस्ट आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन 100% आगे तक जाएंगी। बस 9th स्टैंडर्ड की मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि इसमें हमने कोई मैथमेटिकल मम्मो जम्मो नहीं लगाई है। लेकिन जैसे आप देखो, लेट अस से कि मास की अगर आप डेफिनेशन देखो तो बिल्कुल छोटे लेवल की बुक्स में भी होता है दैट मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। कई बार मैंने देखा 11th में आके बच्चे इसके मजे लेने शुरू कर देते हैं, सर ये क्या बच्चों वाली डेफिनेशन हुई। लेकिन आप सोच के देखो, इससे बेटर डेफिनेशन ढूंढना बड़ा मुश्किल है, किसी भी लेवल पे आप चले जाओ। तो उसी तरीके से ये 3 डेफिनेशंस सिंपल लग रही है, लेकिन आगे देखना जो हम मैथमेटिकल डेफिनेशंस भी देखेंगे, ये उनके साथ बहुत स्ट्रांगली कंपैटिबल होंगी। तो ये ध्यान रखना कि ये कॉमन जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती है, उनकी डेफिनेशंस तो हम रफली स्पीकिंग ऐसे देख सकते हैं। एक चीज तो हो गई ये। और आगे देखो, इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जैसे इसमें आप देख लो कि हम फ्लूइड्स की बात कर रहे हैं इस चैप्टर में। चैप्टर का नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो सॉलिड्स एक अलग कैटेगरी में आ गए, और लिक्विड और गैस ये दोनों मिल जाते हैं, और ये दोनों मिलके इनको हम फ्लूइड्स बोलते हैं। लिक्विड्स प्लस गैस के कॉम्बिनेशन को फ्लूइड्स बोलते हैं। और वैसे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक बात बोलना और इम्पॉर्टेंट है, ठीक रहेगा, कि बहुत सारे आप देखना फिजिक्स में बॉर्डर लाइन केसेस भी होते हैं। जैसे अब यहाँ पे हम अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट करना चाहें तो बहुत सारी चीज़ें और भी ऐसी ला सकते हैं जो सॉलिड, लिक्विड, गैस की बॉर्डर लाइन पे होती हैं। अब जैसे अगर मान लो सैंड आप ले लो, बालू, रेत, तो रेत अगर आप ले लेते हो तो अब रेत के कलेक्शन, रेत इज एसेंशियली, सैंड इज अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। उसको अगर आप किसी भी कंटेनर में भर दो तो उसी तरह का शेप ले लेगी। वॉल्यूम चेंज करने की कोशिश करो, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो ये बड़ा लंबा चौड़ा आर्ग्यूमेंट बनाया जा सकता है कि सैंड को आप क्या बोलोगे, उसको लिक्विड बोलोगे या उसको सॉलिड बोलोगे। सैंड के एक पार्टिकल को ले लो तो शायद वो सॉलिड होगा, कलेक्शन को ले लो तो शायद उसको लिक्विड में फिट करना ठीक रहेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। और ये तो फिर भी सिंपल सा केस है। बाकी अजीब से केसेस और होते हैं बहुत सारे। एसफाल्ट करके एक चीज़ होती है, उसके कुछ अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। फिर आप अगर यूट्यूब पे सर्च करो तो यू विल फाइंड समथिंग लाइक नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स होते हैं कुछ, उनकी कुछ अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। और ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स और हैं जो इन तीनों की कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी में एग्जैक्टली फिट नहीं होते। इनको बॉर्डर लाइन केसेस कहा जाता है। लेकिन कभी भी आप देखना, कभी भी साइंस हमेशा बहुत सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप स्टडी करी जाती है, और हमेशा
ऐसा हम बिल्कुल कभी नहीं करते कि हमने कोई चैप्टर भी शुरू किया है और उसमें बच्चों के ऊपर एकदम से ये वो सारी की सारी चीज़ें बॉम्बार्ड कर दे। नहीं, जब पेड़ लगाया जाता है, पेड़ छोटा सा होता है जब, तो ऐसा नहीं कि उस समय उसके ऊपर अपन पत्थर भी डाल देते हैं, ये भी कर देते हैं, उसके ऊपर से झूले भी बांध देते हैं, नहीं, बट बड़ा हो जाता है, देन वी कैन डू एवरीथिंग। सेम फिलॉसफी के साथ साइंस भी प्रोसीड करती है कि ये बॉर्डर लाइन केसेस भी स्टडी किए जाते हैं आगे चल के। सारे के सारे केसेस को आगे चल के स्टडी किया जाता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो देयरफॉर जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने एयर रेजिस्टेंस और बहुत सारे बड़े फिनोमेना नेग्लेक्ट किए थे, जैसे रोटेशन के ऊपर जब अपन आए थे तो उसमें भी हमने बॉडी की नॉन रिजिडनेस और कई चीजें और नेग्लेक्ट करी थी। तो सेम वे यहाँ पे भी हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ये बॉर्डर लाइन केसेस होते हैं, वी हैव फुल रिस्पेक्ट फॉर देम, लेकिन अभी अगर उनमें उलझ जाएंगे तो हमारा मेन मुद्दे की बात पीछे छूट जाएगी। तो देयरफॉर हम ये बॉर्डर लाइन केसेस को आगे चल के, हम मतलब नॉट यू एंड मी, यू एंड द आईआईटी प्रोफ्स एसेंशियली, तो जब आप आगे रिसर्च लेवल पे पहुंच जाओगे, एमटेक लेवल पे पहुंच जाओगे, उस समय इनमें से जो जो केसेस आपको स्टडी करने हो वो आप आराम से करना। लेकिन यहाँ पे let us not get distracted, let us keep our focus on the let us keep ourselves focused on these particular cases, जहाँ पे हम खाली अभी उन मटेरियल्स की बात करेंगे जो इनमें से किसी भी एक कैटेगरी के अंदर बिल्कुल प्रॉपरली फिट होते हैं। एंड एज दिस चैप्टर इज कंसर्न, हम यहाँ पे उन लिक्विड्स की बात करेंगे जो लिक्विड्स की डेफिनेशन के अंदर प्रॉपरली फिट होते हैं। हम खाली उन लिक्विड्स की बात करेंगे इस जगह पे। ओके, चलो अभी सॉरी, चलो भाई, कभी ना कभी तो हमें मैथमेटिकल डेफिनेशन के ऊपर आना ही था। तो अब जरा मैं फ्लूइड्स की मैथमेटिकल डेफिनेशन के ऊपर आता हूँ। देखो, फ्लूइड्स की जो नॉर्मल डेफिनेशन थी वो ये थी कि वो अपना वॉल्यूम तो ऑलमोस्ट फिक्स रखते हैं, लेकिन उनके शेप चेंज करने की टेंडेंसी रहती है, मतलब शेप चेंज करना उनका आसान होता है। ये डेफिनेशन थी नॉन मैथमेटिकल वाली। अब उसी को जरा मैथमेटिकल फ्रेमवर्क में देखते हैं। देखो, जैसे आप याद करो कि हमने इसका जो पहले, इसके पिछला जो चैप्टर पढ़ा था इलास्टिसिटी, उसमें हमने देखा था कि अगर किसी, मान लो सपोज कोई रॉड है, उस रॉड की अगर आप लेंथ को खींचते हो तो लेंथ चेंज होती है, या अगर उसके ऊपर बल्क मॉड्यूलस की तरह से अगर आप सब प्रेशर वेशर लगाते हो तो उसका वॉल्यूम चेंज होता है। और शेप चेंज करने वाली जो डिफॉर्मेशन होती थी, याद करो, हम उसको शेयरिंग डिफॉर्मेशन बोलते थे मैथमेटिकली। कि अगर किसी भी लेटर से रबर का एक ब्लॉक लेते हो तो रबर के ब्लॉक की एक लेयर को अगर आप उसकी दूसरी लेयर के रिलेटिव स्लाइड करने की कोशिश करते हो तो इस तरह के प्रोसेस में उसका शेप चेंज होने की टेंडेंसी रहती है, और इस तरह के डिफॉर्मेशन को हम शेयरिंग डिफॉर्मेशन बोलते हैं। और अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है जैसे रबर हो गया या स्टील हो गया, उसमें अगर आप शेयरिंग डिफॉर्मेशन लगाते हो, जैसे इफ यू हैव अ लुक एट दिस फिगर ऑन द स्क्रीन, इस फिगर को अगर आप देखो तो ये रबर का ब्लॉक है। रबर का ब्लॉक जो था वो ओरिजिनली अपने वही क्यूबॉइड वाले शेप में था, और मैंने ऊपर वाली सरफेस को ऐसे पुल किया है। तो आपको पता है कि मैं ऐसे शेयरिंग डिफॉर्मेशन दे रहा हूं, और जैसे ही मैं किसी भी सॉलिड को शेयरिंग डिफॉर्मेशन देता हूं, वो मेरे फोर्स को अपोज करने के लिए एक बैक फोर्स लगाता है, और ये बैक फोर्स इतना स्ट्रांग होता है कि ये कभी ना कभी हमारे फोर्स को बैलेंस कर लेता है और उस जगह पे डिफॉर्मेशन रुक जाता है। और जैसे ही हम अपना फोर्स हटाते हैं, ये बैक फोर्स इसको वापस लेके आता है और डिफॉर्मेशन खत्म हो जाता है। दिस इज वॉट अ सॉलिड विल डू अगर आप उसकी शेप को चेंज करने की कोशिश करते हो। और अब फ्लूइड के केस में अगर आप देखो तो फ्लूइड के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है। फ्लूइड के केस में, फ्लूइड की अगर आप वैसे अगर मैथमेटिकल सी डेफिनेशन देखोगे थोड़ी सी, तो इसको ऐसे बोलते हैं दैट इट्स अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स दैट डिफॉर्म्स इनडेफिनेटली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ कांस्टेंट शेयरिंग फोर्स। सर, पहले वाली डेफिनेशन अच्छी थी, क्यों अपन जबरदस्ती इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें लेके आ गए? देखो, ये कॉम्प्लिकेटेड चीजें ही अल्टीमेटली हैं जो एसेंशियली विच विल मेक एन इंजीनियर आउट ऑफ यू। तो अभी आप देखो, 2 मिनट समझ के देखो, ये बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। अगर मान लो सपोज यहाँ पे बीच में सॉलिड नहीं होता, ये कोई लिक्विड होता। अब लिक्विड की अगर टॉप लेयर के ऊपर अगर आप इस तरह का फोर्स लगाओगे, तो ध्यान से देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि लिक्विड की टॉप लेयर पे फोर्स लगाओगे तो लिक्विड की नीचे वाली लेयर आपको रोकने की कोशिश नहीं करेगी, ये मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा। मैं बार बार लिक्विड बोल जाता हूं, बट जहां भी अभी मैं लिक्विड बोलूंगा, मोस्टली आप समझ लेना कि मैं फ्लूइड्स की इन जनरल बात कर रहा हूं। तो फ्लूइड की अगर टॉप लेयर के ऊपर आप फोर्स लगाओगे, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा कि उसकी नीचे वाली लेयर्स उसको रोकने की कोशिश नहीं करेंगी, बिल्कुल रोकने की कोशिश करेंगी। और हमें पता है कि रोकने वाला जो ये फोर्स होता है, इसी को हम विस्कस फोर्स बोलते हैं।
ध्यान से देखो, ये जो डेफिनेशन मैंने ऊपर लिखी है ये फ्लूइड की जनरल डेफिनेशन है। इसमें आइडियल फ्लूइड भी और नॉन आइडियल फ्लूइड भी, विस्कस फ्लूइड भी और नॉन विस्कस फ्लूइड भी, ये सब इंक्लूड हो जाते हैं। इस हिसाब से मैं डेफिनेशन बना रहा हूँ। तो फंडा ये है कि फ्लूइड्स के केस में एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि अगर आप टॉप लेयर के ऊपर फोर्स लगाते हो तो उसके नीचे वाली लेयर उसको रोकने की कोशिश जरूर करती है, लेकिन ये जो बैक फोर्स होता है ये इसके ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है कि आपने उसको कितना डिफॉर्म कर दिया। नंबर वन, ये बहुत ज़्यादा नहीं होता है, और दूसरा ये इसके ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है कि आपने इसे डिफॉर्म कितना कर दिया है। सॉलिड्स के केस में तो जो बैक फोर्स होता था वो इसके ऊपर डिपेंड करता था, इनफैक्ट इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था कि आपने डेल्टा एल कितना किया है, और इसीलिए जो बैक फोर्स है ये बढ़ता जाता था और कभी ना कभी आपके फॉरवर्ड फोर्स को तो ये बैलेंस कर ही लेता था और वहां पे डिफॉर्मेशन रुक जाता था। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां पे ये है कि अगर आप एक फोर्स लगा के इसको डिफॉर्म करोगे तो अगर विस्कस फ्लूइड भी है मान लो तो ये कुछ बैक फोर्स लगाएगा, लेकिन ये देखा गया है कि ये बैक फोर्स एज सच डेल्टा एल वगैरह के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। तो अगर आपका जो फॉरवर्ड फोर्स है ये कुछ आप मान लो, जैसे इनफैक्ट अगर आप सोच के देखो तो ये फ्रिक्शन की प्रॉपर्टी जैसी है। सॉलिड्स के केस में भी अगर आप देखो कि अगर एक ब्लॉक रखा रहता था और मैं ऐसे फोर्स लगाता था तो ऐसा नहीं था कि ये ब्लॉक यहां से जितना डिस्प्लेस हो जाएगा फ्रिक्शन उस डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगा, ऐसा नहीं है। अगर मेरा फोर्स फ्रिक्शन से ज़्यादा है तो ये ब्लॉक इनडेफिनेटली मूव करता जाएगा, फ्रिक्शन उसको कभी रोक नहीं पाएगा, और अगर कम है तो ये मूव ही नहीं करेगा। तो कुछ वैसे ही एक तरीके से आप देख लो यहाँ पे भी जो लिक्विड्स की लेयर्स के बीच में अगर विस्कस फोर्स है भी तो भी लिक्विड्स की या फ्लूइड्स की डेफिनेशन ये है कि ये फोर्स कोई डेल्टा एल वगैरह के प्रोपोर्शनल नहीं होगा। तो अगर आपने एक बार इसको बीट कर दिया है, एक बार डिफॉर्म करना शुरू कर दिया है, तो ये इनडेफिनेटली डिफॉर्म होता जाएगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ कांस्टेंट शेयरिंग फोर्स या शेयरिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस इज एसेंशियली फोर्स अपॉन एरिया। तो ये अगर आप देखोगे तो ये थोड़ी सी और ज़्यादा फॉर्मल डेफिनेशन हो जाती है शेयरिंग आपकी इसकी फ्लूइड्स की। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि बड़े बड़े वर्ड जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कि हमने शेयरिंग फोर्स लगाया है, ये किया है, वो किया है, लेकिन तो उसका फंडा बस यही है, शेयरिंग फोर्स या शेयरिंग डिफॉर्मेशन तीनों डिफॉर्मेशन में से इकलौता ऐसा डिफॉर्मेशन था जो किसी मटेरियल के शेप को चेंज करने की कोशिश करता था। तो जो मैं नॉन मैथमेटिकल डेफिनेशन दे रहा था कि वो शेप चेंज को रेजिस्ट नहीं करता ज़्यादा, और जो ये डेफिनेशन दे रहा हूँ जहाँ पे मैं शेयरिंग वेयरिंग जैसे बड़े वर्ड्स ले आया हूँ, ये डेफिनेशंस अगर आप देखोगे तो अल्टीमेटली तो सेम ही है। लेकिन बस वही है कि फिजिक्स वाली चीज़ों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखना पसंद करते हैं, तो वो यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा शेयरिंग वेयरिंग की बात कर रहा हूँ। तो अगर मेरे पास कोई भी फ्लूइड है तो फ्लूइड के ऊपर अगर मैं शेयरिंग टाइप का फोर्स लगाऊंगा तो उसकी लेयर स्लाइड करती जाएगी, और जब ये फोर्स बंद करूंगा तभी जाके ये लेयर अल्टीमेटली जाके रुकने वाली है। दैट इज वन थिंग। और इसके बाद और आगे देखो, इसके बाद थोड़ा सा हम डिस्टिंक्शन कर लेते हैं आइडियल और नॉन आइडियल फ्लूइड के बीच में। अब आइडियल और नॉन आइडियल के बीच में ऑल्दो मैं डिस्टिंक्शन ऑलरेडी कर चुका हूं, लेकिन फॉर्मली स्पीकिंग अगेन यहाँ पे आप देख लो कि नॉन आइडियल फ्लूइड वो होता है जिसकी लेयर्स के बीच में विस्कस फोर्स होता है, और आइडियल वो होता है जिसकी लेयर्स के बीच में विस्कस फोर्स नहीं होता है। बड़ी सिंपल सी सीधी सी बात है। और ज़्यादातर अगर हम कुछ मेंशन नहीं करें साफ साफ कहीं भी तो हम मान के चलेंगे कि जो फ्लूइड की हम बात कर रहे हैं वो आइडियल है। और इसके बाद और आगे चलते हैं, दो तीन पॉइंट्स और हैं विच वी नीड टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली बिफोर वी मूव अहेड। सबसे पहले तो ये देखो कि अगर मान लो सपोज मैं हमारा जो पहला सेक्शन है वो पहला सेक्शन होने वाला है फ्लूइड स्टैटिक्स। जो मैंने अभी तक आपको डेफिनेशन दी थी फ्लूइड की और इसकी उसकी, वो डेफिनेशन तो आपके पूरी की पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स में वैलिड होती हैं। लेकिन जो हमारा पहला सेक्शन है जिसके अंदर फ्लूइड स्टैटिक्स की हम बात करेंगे, स्टेशनरी लिक्विड की बात करेंगे, यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात होती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर लिक्विड स्टेशनरी है तो इसका मतलब है कि उसकी किसी भी लेयर के ऊपर कोई भी शेयरिंग टाइप का फोर्स नहीं होगा। जैसे व्हाट आई मीन टू से इज दिस कि अगर ये कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर एक स्टेशनरी लिक्विड बैठा है तो ये हम बिल्कुल कर सकते हैं कि एटमॉस्फेयर वगैरह इसके ऊपर एक प्रेशर बना दें, कुछ इस तरह से फोर्स लगा दें, ये बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन कोई भी इसकी ऊपर वाली लेयर को ऐसा स्लाइड करने की कोशिश नहीं कर रहा होगा, या बीच से भी कहीं से कोई स्लाइडिंग टाइप का फोर्स नहीं लग रहा होगा। अगर लग भी रहे होंगे तो ये कंटेनर की बाउंड्री इसको कैंसिल कर देगी। तो देयरफॉर फ्लूइड स्टैटिक्स में पूरे के पूरे फ्लूइड स्टैटिक्स में हम ये बोल सकते हैं कि लिक्विड के ऊपर कोई भी शेयरिंग टाइप का फोर्स नहीं लगेगा, एक बात। और अगर आप ध्यान से देखो, अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम उसकी शेयरिंग करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं
तो शेयरिंग को रेजिस्ट करने के लिए भी कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो देयरफॉर इसका मतलब है कि विस्कस फोर्स भी अगर है भी तो भी नहीं लगेंगे। एंड दिस इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट, बिकॉज इसका मतलब यह है कि जहां तक आपकी फ्लूइड स्टैटिक्स का चैप्टर चलेगा वहां तक विस्कस लिक्विड लो या नॉन विस्कस लिक्विड लो दोनों बराबर है। भाई अगर ऐसा है, मान लो सपोज लेट अस से कोई ऐसा एग्जाम है जिसमें 50% स्कोर किया तो आप सेलेक्ट हो जाओगे, और लेट अस से कि मेरे लेट अस से उसके अंदर 51% आते हैं और आपके अगर 91% आते हैं, तो कौन सेलेक्ट होगा? यू विल इजीली सी कि दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे, दोनों बराबर है। और उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो दोनों बराबर है। तो कुछ कुछ वैसी चीज़ है यहाँ पे कि अगर मान लो सपोज मेरे पास एक फ्लूइड स्टैटिक्स वाली सिचुएशन है, तो फ्लूइड स्टैटिक्स में विस्कस हो या नॉन विस्कस लिक्विड हो, ये दोनों के दोनों बराबर होते हैं। दैट मीन्स कि जो लॉज हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बॉयंसी, ये वो जो लॉज हम फ्लूइड स्टैटिक्स के अंदर अभी थोड़ी देर में डेवलप करने वाले हैं, वो सारे के सारे लॉज आपके विस्कस और नॉन विस्कस दोनों लिक्विड्स के लिए चलेंगे। विस्कस और नॉन विस्कस लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आना तब शुरू होता है जब आप फ्लूइड डायनेमिक्स के ऊपर जाते हो। तो डायनेमिक्स में हमें ये एज्यूम करने की जरूरत पड़ेगी कई जगहों पे कि नॉन विस्कस लिक्विड है, लेकिन स्टैटिक्स में ध्यान रखना है कि अगर मैं बोलता हूं कि एक कंटेनर में पानी भरा है, और आपने 9th स्टैंडर्ड में सुना होगा कि उसके अंदर प्रेशर कुछ रो जी एच वगैरह होता है, तो ये प्रेशर रो जी एच है, तो ये फॉर्मूला वैलिड है किसके लिए? क्या ये नॉन विस्कस क्या ये विस्कस लिक्विड्स के लिए वैलिड है? द आंसर इज यस। अब वो जो लिक्विड भरा है वो पानी हो या हनी हो या ऑयल हो, ये प्रेशर इक्वल टू रो जी एच टाइप के जो फॉर्मूले हैं ये हर जगह 100% वैलिड रहेंगे। एक बात तो ये है। और उसके बाद और देखो, यहाँ जो पॉइंट्स मैंने स्क्रीन के ऊपर लिखे हैं, एक बार वीडियो को पॉज करके चाहे तो आप इनको पढ़ लो। बड़े सिंपल सिंपल पॉइंट्स हैं। पहले पॉइंट की तो मैंने बात कर ही ली है, और उसके बाद और आगे देख लो, दूसरे पॉइंट की भी बात कर ली है, और तीसरा जो पॉइंट है वो भी ऑलमोस्ट हमने बात कर ही ली है कि अगर मान लो सपोज लिक्विड के अंदर विस्कस आपके शेयरिंग टाइप के फोर्सेस नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई फोर्स नहीं लगेगा। लिक्विड की सरफेस के नॉर्मल फोर्सेस जरूर लग सकते हैं, और उन फोर्सेस को न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से बैलेंस करने के लिए लिक्विड हमेशा जिस सरफेस के साथ भी कांटेक्ट में होगा, हाइड्रोस्टैटिक्स में अगर आप देखोगे एटलीस्ट, तो ये सारे के सारे फोर्सेस जो भी लिक्विड लगाएगा अपने कंटेनर पे, बाउंड्रीज के ऊपर, वो हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, सरफेस के नॉर्मल होंगे। जैसे अगर मान लो सपोज मेरे पास कोई ऐसा कंटेनर है और उसके अंदर मैंने कोई लिक्विड भर दिया है इस तरीके से। अब मैं अगर बोलता हूं कि ये लिक्विड अपने कंटेनर की बाउंड्रीज पे हर पॉइंट पे कैसे कैसे फोर्स लगाएगा, तो आप देख लो ये सारे के सारे पॉइंट्स के ऊपर आप नॉर्मल बनाते जाओ, टेंजेंट नॉर्मल वाली जो नॉर्मल होती है, तो अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर लिक्विड जरा जरा से एरियाज अगर डी ए डी ए डी ए लोगे तो उनके ऊपर हाइड्रोस्टैटिक्स में अगर आप देखोगे तो लिक्विड ऐसे फोर्स लगाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर यही लिक्विड अगले चैप्टर में जब फ्लो करेगा, किसी पाइप के थ्रू अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो आप ध्यान से देखो कि ये लिक्विड इस बाउंड्री के ऊपर अगर आप देखो तो एक प्रेशर वाला फोर्स ऐसे भी लगाएगा, और अगर लिक्विड इधर जा रहा है तो ये एक विस्कस फोर्स भी लगा सकता है कंटेनर के ऊपर टेंजेंशियल डायरेक्शन में। लेकिन ये खाली होगा फ्लूइड डायनेमिक्स में। फ्लूइड स्टैटिक्स में चाहे वो फ्लूइड विस्कस हो चाहे वो फ्लूइड नॉन विस्कस हो, हर पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो जो फोर्स होगा वो इस तरीके से सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगा। लेकिन ये चीज आगे चल के फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर बिल्कुल वैलिड नहीं रहेगी। तो देयरफॉर फ्लूइड स्टैटिक्स में एटलीस्ट हमने एक चीज क्लियर कर ली है कि कुछ भी कर लो, हम जो भी रूल्स बना रहे हैं वो विस्कस और नॉन विस्कस लिक्विड्स दोनों के लिए इक्वली 100% एप्लीकेबल होने वाले हैं। ओके, फाइन। चलो अब इसके बाद जरा फ्लूइड, सॉरी विल कट दैट। ओके, चलो अब इसके बाद जरा हम हाइड्रोस्टैटिक या फ्लूइड के प्रेशर की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फॉर्मली इसको भी जरा डिफाइन कर लेते हैं। देखो रफली तो अपने को बताइए कि प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया एंड दिस एंड दैट, लेकिन अब जरा इसको भी थोड़ा फॉर्मली डिफाइन कर लेते हैं। सी, हम किसी भी फ्लूइड के प्रेशर को डिफाइन करते हैं इस तरीके से, जैसे अगर कोई आपको बोलता है कि भाई बताओ
आप सबमरीन लेके जा रहे हो ओशन के अंदर बहुत डेप्थ पे, और कोई आपसे पूछता है कि बताओ भाई समुद्र में इस डेप्थ के ऊपर कितना प्रेशर है, तो वो प्रेशर हम डिफाइन करते हैं ऐसे, जिस पॉइंट के ऊपर भी प्रेशर डिफाइन करना होता है, जैसे निकालना होता है। जैसे ये आप देख लो, यहाँ पे मैंने ऐसे ग्रीन कलर का एक डॉट लगा रहा हूँ, इस जगह के ऊपर अगर आपको प्रेशर चाहिए तो तरीका होता है ये डिफाइन करने का कि जिस पॉइंट पे प्रेशर चाहिए उसके अराउंड बिल्कुल एक छोटा सा इनफाइनेटिमल एरिया ले लो, डी ए। सी एक पॉइंट अगर आप बिल्कुल पॉइंट लेने पे अड़ जाओगे तो उसका एरिया निकालने की कोई सेंस नहीं बनेगी। तो जिस पॉइंट के ऊपर प्रेशर चाहिए होता है उसके अराउंड एक बहुत छोटा सा एरिया ले लेते हैं, डी ए ऐसे। और फिर ये देखते हैं कि वो जो मैंने जरा सा एरिया डी ए लिया है उसके भी आप वैसे अगर आप देखो तो उसके दो साइड्स होंगे। इस साइड से लिक्विड उसको ऐसे पुश करेगा, दूसरे साइड से अगर आप देखो तो लिक्विड उसको ऐसे पुश करेगा। ये तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि लिक्विड के पुश करने का जो फोर्स होगा वो डीए के परपेंडिकुलर होगा। ये तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं इन हाइड्रोस्टैटिक्स। तो फोर्स ऐसे लगेगा एक साइड से, दूसरे साइड से ऐसे लगेगा। अब दूसरे साइड को भूल जाओ, खाली एक साइड को देखते हैं। मान लो सपोज इस जरा से एरिया के ऊपर एक साइड से जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स है मान लो डीएफ, और एरिया जो है एक साइड का जो एरिया है वो है अगर मान लो डीए। तो प्रेशर की बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन होती है, प्रेशर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज डिफाइंड एज simply df divided by da, या I should ideally say that magnitude of df divided by magnitude of da, because वैसे कोई ज़रूरत नहीं है इतना फॉर्मल होने की, बट यू नो वेरी वेल कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया को भी वेक्टर की तरह ट्रीट कर लेते हैं हम। तो देयरफॉर अब यहाँ पे कभी आर्ग्यूमेंट होना शुरू हो जाता है कि सर वेक्टर से कैसे डिवाइड कर दिया एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आप देख लो कि जो जरा सा फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड लो और एरिया का भी आप मैग्नीट्यूड लो, डिवाइड कर दो। ये जो रेशियो होता है ये रेशियो ऑब्वियसली स्केलर होगा, और इस रेशियो को ये लोग बोलते हैं प्रेशर अप्लाइड बाय दैट दिस पर्टिकुलर लिक्विड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। और ये भी ध्यान से देखो कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा कि इस जरा से एरिया के ऊपर या जरा सा जो कॉइन जैसी चीज मैंने बनाई है, इस कॉइन या सिक्के के ऊपर लगने वाले नेट फोर्स की बात नहीं कर रहा। नेट फोर्स अगर आप देखो तो इधर से और इधर से बराबर ही होगा ऑलमोस्ट, और ये लगभग जीरो ही हो जाएगा। तो नेट फोर्स की मैं बात नहीं कर रहा। जैसे टेंशन ही है, टेंशन अगर आप देखो, अगर एक थ्रेड है तो थ्रेड के अंदर टेंशन को हम डबल एरो से डिनोट करते थे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता था कि इधर से भी लगा उधर से भी लगा कट गया और काम ही खत्म हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने देखा था कि कोई भी थ्रेड अपने एक एंड के ऊपर जितना फोर्स लगाता है उसको हम टेंशन बोल देते थे। सेम वे जरा से एरिया के एक साइड पे जितना फोर्स लगता है उसको एरिया से डिवाइड कर दो, इस चीज को प्रेशर बोला जाता है। और स्केलर क्वांटिटी होता है, दैट्स वेरी इजी। और दूसरी चीज है कि कुछ लोग थोड़ा सा फैंसी वर्ड्स जो लोग यूज करना पसंद करते हैं वो लोग इस चीज को कभी कभी नॉर्मल स्ट्रेस भी बोल देते हैं। सॉरी। ओके, सो आई वाज सेइंग कि जो लोग फैंसी वर्ड्स यूज़ करना चाहते हैं उसको ये लोग कभी कभी नॉर्मल स्ट्रेस भी बोल देते हैं। अब आगे बोलता हूँ, नॉर्मल स्ट्रेस क्यों बोलते हैं, बिकॉज यू कैन इजीली सी स्ट्रेस होती है फोर्स अपॉन एरिया। तो नॉर्मल डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको अगर आप इस एरिया से डिवाइड कर दोगे तो ये जो चीज़ आती है इसको नॉर्मल स्ट्रेस भी बोला जा सकता है, बट वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग लाइक दैट। हम इससे सिंपल वर्ड प्रेशर से ही डिनोट करने वाले हैं। तो ये आप देख लो, ये सिंपल सी डेफिनेशन हो जाती है प्रेशर की। और आगे चलते हैं। आगे आप देखो कि हम प्रेशर की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी थोड़ी बहुत देखेंगे। बाकी प्रेशर में बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो तो हम देखेंगे आगे चल के। लेकिन बिफोर वी गेट इनटू दैट, किसी भी फ्लूइड के प्रेशर की दो चार बड़ी इंपॉर्टेंट सिंपल सी बट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। वी विल हैव अ लुक एट दीज प्रॉपर्टीज फर्स्ट। सबसे पहली चीज आप देख लो ऑन द स्क्रीन, यू कैन रीड दिस दैट प्रेशर एट ऑफ अ फ्लूइड एट एनी पॉइंट इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस। ये अगर आप सोच के देखो तो ये शायद लिक्विड्स की या फ्लूइड्स की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि वो हर डायरेक्शन में पुश करते हैं। जैसे आप ये सोच के देखो कि अगर मान लो सपोज मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, आई हैव ड्रॉन अ कंटेनर ऑन द स्क्रीन, और उसके बाद मैं एक आयरन का ब्लॉक लेके आता हूँ और आयरन के ब्लॉक को ऐसे साइज का रखता हूँ कि वो कंटेनर के अंदर मान लो जस्ट फिट हो जाता है। मतलब वो बॉटम से भी टच हो रहा है, साइड से भी टच हो रहा है, जस्ट कंटेनर के अंदर फिट होता है आयरन का ब्लॉक। इसका टोटल मास m है। तो यू नो वेरी वेल कि अपना जो सारा का सारा वजन है वो ये कंटेनर के बॉटम पे लगाएगा।
अगर मान लो कंटेनर का बॉटम निकाल देते हो तो ये आयरन का पीस नीचे गिर जाएगा, लेकिन अगर कंटेनर का साइड अगर आप निकाल देते हो, साइड से अगर खोल देते हो, तो ऐसा नहीं कि आयरन का ब्लॉक इधर भाग जाएगा, स्टेशनरी रहेगा। ये चीज होती है सॉलिड। लेकिन इसी की जगह अगर कंटेनर के अंदर एक लिक्विड भरा होता तो आप खुद ही सोच लो कि बॉटम हटाने से भी लिक्विड गिर जाता, साइड हटा देते तो साइड से भी लिक्विड बाहर चला जाता। इन अदर वर्ड्स, लिक्विड और सॉलिड के केस में बहुत मेजर डिफरेंस है कि सॉलिड के केस में अगर आप देखोगे तो सॉलिड कंटेनर के खाली बॉटम पे फोर्स लगाएगा। इन अदर वर्ड्स, अगर यहां देखोगे तो ये प्रॉपर प्रेशर क्रिएट करेगा, दबाव बनाएगा, लेकिन यहां पे ये कोई दबाव एब्सोल्युटली नहीं बनाएगा, क्योंकि अगर दबाव बना रहा होता तो इस कंटेनर की सरफेस को भी ये पुश करता, विच डजंट रियली हैपन। तो देयरफॉर सॉलिड के केस में अगर आप देखो तो इस तरह के फोर्सेस बड़े डायरेक्शनल होते हैं, लेकिन लिक्विड्स के केस में ऐसा नहीं है। लिक्विड के केस में हम अभी प्रूव भी करने वाले हैं कि अगर एक पॉइंट के ऊपर प्रेशर P है तो वो जो DA मैंने लिया था जब मैं डिफाइन करा था, वो DA अगर आप ऐसे लो या ऐसे लो या ऐसे लो, किसी भी तरह से इस एरिया को रख दो और फोर्स निकाल के एरिया से डिवाइड करके कैलकुलेशन करो तो आपको 100% सेम प्रेशर आएगा। इन अदर वर्ड्स, लिक्विड हर चीज, किसी भी चीज को इक्वल तरीके से हर डायरेक्शन में पुश करता है। जैसे मैं इसको जरा प्रूव भी करके दिखाता हूं आपको। देखो, प्रूव बड़े आराम से आप कर सकते हो, बहुत सारे तरीके होते हैं उसको प्रूव करने के। वन सिंपल मेथड इज दिस कि आप एक काम करो कि कंटेनर के अंदर या लिक्विड के अंदर एक बहुत छोटा सा ऐसा ट्रायंगुलर वेज टाइप का ले लो, यूं जैसे मैंने बनाया। मैंने तो इतना बड़ा बना दिया सो दैट एवरीबडी कैन सी इट प्रॉपरली, लेकिन बिल्कुल इनफाइनाइटेसिमल वेज आप लोगे। वेज 3 डायमेंशनल है जिसका एक सेक्शन मैंने बनाया है, द वेज इज समवट लाइक दिस। वैसे अगर आप देखोगे तो ये वेज कुछ इस तरीके से है, यूं 3 डायमेंशनल चीज है जिसका साइड व्यू अगर आप देखोगे तो ये साइड व्यू मैंने बनाया है। और मान लेते हैं सपोज कि ये वाली जो लेंथ है इसकी, जो स्क्रीन के परपेंडिकुलर बनाने वाला हूं मैं, ये वाली लेंथ मान लो DL है और बाकी ये वाली लेंथ DX है, ये DY है। इनफैक्ट DL नहीं बोलते, चलो इस वाली लेंथ को हम कुछ भी बोल देते हैं, मान लो सपोज DZ बोल देते हैं सपोज। और ये जो इसकी डायगोनल होगी, ये वाली जो ग्रीन कलर से मैं मार्क कर रहा हूँ, ये फिगर में मैंने दिखाई है ऐसे। तो ये जो डायगोनल है, इस डायगोनल की लेंथ को एक सेकंड के लिए मैं DL बोल देता हूँ। तो मान लो मेरे पास एक बिल्कुल इनफाइनाइटेसिमल सी वेज है इस तरीके से, और इस वेज का 3D व्यू मैंने नहीं बनाया, जो ब्लू कलर से दिखाया है ये इसका साइड व्यू है। और अब इसके बाद इसको यूज करके मैं प्रेशर का नॉन डायरेक्शनल नेचर प्रूव करने वाला हूं। देखो इस तरीके से देखते हैं। सी, अगर मान लो सपोज हम मानते हैं कि इस जगह के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो P1 वो P2 है, मान लो इधर जो प्रेशर लग रहा है इसको P1 बोल देते हैं, और इधर जो प्रेशर लग रहा है इसको P3 बोल देते हैं। नाउ नोट केयरफुली कि एक पॉइंट के ऊपर तो एक ही प्रेशर होता है, और ये जो वेज मैंने बनाई है ये अगर इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है तो ये P1 P2 P3 एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं एसेंशियली। तो है तो ये तीनों इक्वली वैसे तो, लेकिन हमें ये प्रूव करना है बेसिकली ये तीनों इक्वल है। अगर मान लो हमारे माइंड में अभी भी बात है कि यार अर्थ की ग्रेविटी तो हर चीज को नीचे खींचती है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप मान लो सपोज ये सोच रहे हो कि ठीक है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर थोड़ा बहुत होगा लेकिन उतना नहीं होना चाहिए, बिकॉज ग्रेविटी इज पुलिंग अल्टीमेटली एवरीथिंग डाउनवर्ड्स। सो फ्लूइड माइट अप्लाई सम लिटिल बिट लेसर अमाउंट ऑफ फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मान लो अगर आप ये सोच रहे हो, तो इसी को भी हम डिस्प्रूव करने वाले हैं कि ये ऐसा कुछ नहीं है, सॉरी, कि ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये प्रेशर P1 और P2 जो है ये कुछ डिफरेंट होने वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। अब देखो कैसे प्रूव करेंगे इसको, देखते हैं। सी, प्रेशर इनटू एरिया हो जाता है फोर्स। आप देखो ये वाला जो एरिया है जिसको अभी मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, इसकी लेंथ है DY, और स्क्रीन के परपेंडिकुलर अगर आप देखोगे तो स्क्रीन के परपेंडिकुलर इसकी थिकनेस हो जाएगी DZ। तो यहां से अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम टाइप का बनाता हूं तो ये जो फोर्स लगेगा, लेट मी जस्ट कॉल इट DF2, तो ये DF2 हो जाएगा प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। एरिया विल बी DY मल्टीप्लाइड बाय DZ। इसी तरीके से बाकी फोर्सेस भी देख लो। जो इधर से फोर्स लगेगा, लेट्स कॉल इट DF1, तो ये DF1 वाला जो फोर्स होगा ये हो जाएगा आपका प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय DX इंटू DZ। एरियाज आप देख लो, मैं करस्पॉन्डिंग एरियाज पुट करता जा रहा हूं। और इसी तरीके से जो इधर से डायगोनल फोर्स लगेगा, ये वाला जो डायगोनल फोर्स लगेगा इसको भी DF3 बोल देते हैं,
ये dF3 हो जाएगा प्रेशर P3 इंटू DL इंटू DZ, ये सारे फोर्सेस हो जाएंगे। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि ठीक है सर फोर्सेस वोर्सेस तो बना रहे हो आप, अच्छी बात है, बट कर क्या रहे हो आप एग्जैक्टली, व्हाट डू यू वांट अल्टीमेटली? हमारा टारगेट वही है कि हम P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3 प्रूव करना चाहते हैं, और ये हम अगले स्टेप में एक दो स्टेप में प्रूव कर भी देंगे। देखो अल्टीमेटली ये जो चीज़ है, ये लिक्विड का जो ये सेक्शन है भाई, ये भी मैंने डार्क ब्लू कलर से बना दिया है क्योंकि हम उसको डिमार्केट कर रहे हैं अलग से, लेकिन ये भी अल्टीमेटली वही लिक्विड है जो इधर था बाहर अल्टीमेटली। तो लिक्विड अगर स्टेशनरी है तो स्टेशनरी लिक्विड के केस में ये सारे फोर्सेस तो बैलेंस होने चाहिए। तो अब जरा मैं फोर्सेस बैलेंस करके दिखाता हूं आपको। यू विल सी कि अगर एक सेकेंड के लिए मान लेते हैं कि ये वाला एंगल इधर थीटा था, कौन सा, ये ध्यान से देखो, ये मैंने थीटा लिखा है, तो ये वाला एंगल अगर थीटा था तो यू शुड सी कि जो ये फोर्स लग रहा था जिसको मैंने F3 बोला था, F3 का भी वर्टिकल से एंगल थीटा ही होगा। तो अगर आप ये F3 को रिजॉल्व कर लोगे तो ये F3 cos थीटा आएगा और sin थीटा आएगा। तो देयरफॉर ये जो आपका F3 या DF3 था इसका cos और sin कंपोनेंट आ जाएगा इस तरह से। तो DF3 sin थीटा, DF3 cos थीटा, ठीक है, ये आपके दोनों फोर्सेस आ जाएंगे। और हमें मालूम है कि अगर अब ये चीज़ इक्विलिब्रियम में, तो इसका मतलब है कि ये वाले फोर्स को बैलेंस करेगा कौन, ये वाले फोर्स को बैलेंस करेगा एक्स डायरेक्शन वाला फोर्स। ये जो भी दोनों मैंने ग्रीन कलर से मार्क किए हैं ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। और सिमिलरली वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आप देखो तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स को ये वर्टिकली अपवर्ड फोर्स बैलेंस करेगा। तो अभी मैं इन फोर्सेस को बैलेंस करके दिखाता हूँ। लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर फॉर दैट। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल वाले फोर्सेस को देखते हो एक सेकेंड के लिए, तो dF2 की वैल्यू हो जाती है प्रेशर इंटू dy इंटू dz, ये एक्स डायरेक्शन का फोर्स है, ये dF2 की वैल्यू लिखी है, और dF3 sin थीटा, इससे मैं इसको बैलेंस करने वाला हूं। तो अभी आप देखो dF3 का वैल्यू है P3 इंटू DL dz sin थीटा, ठीक है, ये तो फोर्सेस बैलेंस हो गए। अब dz तो खैर हर जगह कैंसिल होना ही है अल्टीमेटली, तो उसको तो कर ही देते हैं। और बाकी अब आप एक चीज देख लो कि ये dl sin थीटा क्या है। नोट केयरफुली, व्हाट इज dl sin थीटा? dl sin थीटा आप देख लो ट्रायंगल में, ये dl है तो dl sin थीटा क्लियरली dy ही होगा। तो देयरफॉर ये पूरा का पूरा dl sin थीटा dy के साथ साथ कैंसिल हो जाता है और हो गया काम अपना, बिकॉज यू कैन सी कि कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ तो कैंसिल हो गया। और अगर सब कुछ कैंसिल हो गया तो यू कैन इजीली सी दैट P2 इक्वल टू P3 आपका आ जाता है। वेरी नाइस। और बिल्कुल सेम तरीके से जो बाकी दोनों फोर्सेस थे, कौन कौन से, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, इनको भी आप इक्वेट करो। ये काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बहुत सिंपल सा काम है। इन दोनों को इक्वेट करो, इसमें भी चीजें कैंसिल वैंसिल करो, और इससे आपका P1 इक्वल टू P3 भी प्रूव हो जाएगा। तो यू कैन इजीली सी कि P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3 आराम से प्रूव किया जा सकता है। और कई बार मैंने देखा है कि कई बार बच्चों को ये लगता है कि सर ये सब चीज़ें प्रूव करने की ज़रूरत क्या है, ये तो पता ही है ना अपने को, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सी पता है, जरूर 100% पता है। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से ये प्रूफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसी मैं कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी एज एन इंजीनियर, एज अ साइंटिस्ट, चीज़ें थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज़ें प्रूव करते हुए चलेंगे तो आगे चल के कन्फ्यूजन्स कम आते हैं। जैसे एक चीज़ तो आप मेरी बात मानोगे फिर भी कि ये डेफिनेटली बात ठीक है कि कोई भी लिक्विड हॉरिजॉन्टल कंटेनर में पानी भरते हो तो वो वर्टिकल के साथ साथ हॉरिजॉन्टल प्रेशर क्रिएट करता है। अब हॉरिजॉन्टल प्रेशर है, ये विजुलाइज करना बहुत आसान है, लेकिन ये प्रूव करना पड़ता है कि दोनों इक्वल है। कंटेनर की दीवार को भी पुश कर रहा है, बॉटम की जो सरफेस है उसको भी पुश कर रहा है कंटेनर की। लेकिन ग्रेविटी, सुनने में जरूर ये चीज लग सकती है कि ग्रेविटी तो अल्टीमेटली वर्टिकल मोशन को क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, तो हो सकता है कि वर्टिकल वाला फोर्स ज्यादा हो, ये पॉइंट आ सकता था। बट यू कैन इजीली सी कि अब अगर हमने इतना बड़ा प्रूफ देख लिया है इसका, तो ये 100% श्योर है कि ये दोनों प्रेशर्स या दोनों डायरेक्शन में फोर्सेस इक्वल होंगे। और व्हाट आई एम सेइंग हियर इज दिस कि अगर मान लो इसी फिगर में आप देखो, इसी फिगर में एक जरा सा एरिया यहां पे आप ले लेते हो DA, और बिल्कुल इक्वल एरिया आप यहां पे ले लेते हो DA। ध्यान से देखो कि ये दोनों एरिया इक्वल है। और अब मैं आपको पूछता हूं कि बताओ कौन से DA के ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगा, किस पे कम फोर्स लगेगा। तो यू कैन 100% से नाउ कि दोनों पे बराबर फोर्स लगेगा। बिकॉज अगर इस जगह पे प्रेशर P है तो ऐसा नहीं है कि ग्रेविटी की वजह से वर्टिकल फोर्सेस ज्यादा हैं तो ये प्रेशर इसको ज्यादा जोर से पुश करेगा
और इसको कम जोर से पुश करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों तरफ बराबर बराबर फोर्स लगेगा, विच इज अ वेरी वेरी नाइस एंड इंटरेस्टिंग रिजल्ट, जिसको हमने फॉर्मली प्रूव भी कर लिया है, ये बात है। तो एक छोटी सी प्रॉपर्टी तो ये थी कि प्रेशर का डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं रहता, और इसीलिए अगर आप और डीप में जाके देखो, इसीलिए हम प्रेशर को बड़े आराम से एक स्केलर क्वांटिटी से डिनोट कर लेते हैं, ये बात है। और आगे चल के हम प्रूव तो शायद करेंगे या नहीं करेंगे, वो तो हम देख लेंगे आगे चल के, लेकिन एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप माइंड में जरूर रखना, कि ये जो प्रॉपर्टी हमने देखी है डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल वाली, प्रेशर इज नॉन डायरेक्शनल, ये चीज आगे चल के फ्लूइड डायनेमिक्स में भी प्रूव यूज होने वाली है। ये फ्लूइड डायनेमिक्स में भी 100% चलती है अगर लिक्विड नॉन विस्कस हो। फ्लूइड स्टैटिक्स में विस्कस हो या नॉन विस्कस हो, वट एवर बी द केस, ये प्रॉपर्टी चलेगी, लेकिन फ्लूइड डायनेमिक्स में आइडियल फ्लूइड्स के लिए ये प्रॉपर्टी वहां पे भी चल जाती है। और आगे देखते हैं। इसके बाद एक छोटी सी प्रॉपर्टी और होती है, और बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी है, तो 9th स्टैंडर्ड वाली प्रॉपर्टी है कि अगर कंटेनर का शेप साइज कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो प्रेशर है वो कंटेनर के शेप साइज एटसेट्रा के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बस वो खाली डिपेंड करता है डेप्थ के ऊपर। अगर मान लो सपोज मैं 2 पॉइंट्स ले लेता हूँ, एक इधर ले लेता हूँ और एक इधर ले लेता हूँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके ऊपर उसके आजू बाजू शेप कैसा है कंटेनर का। सेम डेप्थ के ऊपर अगर आप देखोगे तो एक स्टेशनरी लिक्विड के अंदर प्रेशर हमेशा सेम रहेगा, एक बात। लेकिन इसमें भी एक छोटा सा पेंच है, छोटा सा पॉइंट है, कि यहाँ पे मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि किसी पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर सेम पॉइंट पे प्रेशर सेम रहेंगे। अगर आपने कुछ ऐसी सिचुएशन ले ली है, या चलो लेट मी एक्सप्लेन इट अ लिटिल बिट मोर स्लोली। सी, अगर ये पॉइंट है DEFG, ये चारों अगर सेम लेवल पे है, सेम लिक्विड में, तो इनके ऊपर तो प्रेशर बिल्कुल सेम रहेगा। लेकिन अब आप ये देखो कि ये पॉइंट H आप देखो और पॉइंट I देखो, कंटेनर में मैंने ये दोनों का लेवल भी मैंने सेम लिया है, लेकिन अब की बार गड़बड़ मैंने ये कर दी है कि यहाँ पे मरकरी भर दिया है और ये वाटर है मान लो। तो अब देखने में जरूर लग रहा है कि भाई ये दोनों तो सेम लेवल पे है, तो दोनों के ऊपर सेम प्रेशर होना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो रूल है वो रूल ये है कि इन अ गिवन लिक्विड सेम लेवल के ऊपर 2 पॉइंट्स होंगे तो उनके ऊपर सेम प्रेशर होगा, बट दैट रूल वर्क्स ओनली फॉर अ गिवन लिक्विड। अगर लिक्विड्स अलग अलग हो जाते हैं तो ये चीज बिल्कुल नहीं चलती है। या इसी को अगर आप और फॉर्मली देखो तो इसका फॉर्मल लॉ ये होता है कि एक मान लो सपोज कंटेनर है जिसमें 10-20 तरह के अलग अलग लिक्विड्स अलग अलग जगह में भरे हुए हैं, 2 पॉइंट्स हैं सेम लेवल पे, और अगर उनको कनेक्ट करने के लिए कोई भी ऐसा रास्ता बनाना पॉसिबल है जो एक ही लिक्विड के अंदर से घूम फिर के जाता है, चेंज नहीं होता, लिक्विड बाउंड्री नहीं आती, अगर एक ही लिक्विड के अंदर से इनको कनेक्ट करना पॉसिबल है 2 पॉइंट्स को, तो हमेशा उनके ऊपर प्रेशर इक्वल होता है। ये बात है, ऑब्वियसली प्रोवाइडेड दैट दे आर इन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल एंड द लिक्विड इज स्टेशनरी। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है, ये सबको पता होता है, सेम लेवल इक्वल टू सेम प्रेशर, बट हल्का सा उसमें एक चीज याद रखना कि ये तब चलता है जब आप दोनों पॉइंट्स सेम लिक्विड के अंदर लेते हो। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। और आगे देखो, ये जो प्रॉपर्टी अभी हमने देखी थी, इसी से बिल्कुल डायरेक्टली निकल के एक प्रॉपर्टी और आ जाती है जिसको अच्छी फॉर्मल लैंग्वेज में ये लोग पास्कल्स लॉ बोलते हैं। पास्कल्स लॉ अल्टीमेटली लगभग वही है जो हमने देखा था अभी 1 सेकंड पहले देखा था, लेकिन फॉर्मली स्पीकिंग पास्कल्स लॉ को इस तरह से बोला जाता है कि अगर मेरे पास कैसा भी शेप और साइज का एक स्टेशनरी लिक्विड है जिसको मैंने कहीं ट्रैप कर रखा है, मान लो उसमें अगर एक जगह से आप मान लो सपोज 10 SI यूनिट का प्रेशर बढ़ाते हो एक पॉइंट के ऊपर, तो वो सेम प्रेशर 10 SI यूनिट के जो इंक्रीज है वो हर जगह प्रोपोगेट हो जाती है, सबको 10-10 का फायदा होता है, या हर जगह पे प्रेशर 10-10 यूनिट्स बढ़ जाता है। तो ये जो सिंपल सी चीज होती है इसको ये लोग पास्कल्स लॉ बोलते हैं, और इसका ये लोग इंजीनियरिंग में बहुत फायदा उठाते हैं। सी, सुनने में इट साउंड्स वेरी सिंपल कि ठीक है पास्कल्स लॉ है, कौन सी बड़ी बात है, लेकिन इसका यूज करके जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स और हाइड्रोलिक लिफ्ट्स वगैरह बनती हैं, दे आर स्टिल वेरी वेरी यूजफुल। और एक एग्जांपल मैंने छोटा सा यहाँ पे दिखाया है आपको कि मान लो सपोज लेट अस से कि आपकी अब अपने कॉमर्स वाला जो दोस्त है उससे शर्त लग जाती है, वो बढ़िया जिम विम जाता है, बॉडी शॉडी बना रखी है उसने, और आपकी ये शर्त लगती है, आप बोलते हैं कि यार मैं ना कल तेरी जो गाड़ी है पूरी 2000 किलो की वो मैं उठा के दिखा दूंगा। अब यू कैन ईजिली सी कि आप कितनी भी बॉडी बना लो, 2000 किलो की गाड़ी को ऐसे उठाना तो शायद पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन आप शर्त लगा लेते हो कि मैं उठा के दिखा दूंगा। तो उसने बॉडी बना रखी है, उसके पास बॉडी है लेकिन आपके पास दिमाग है, तो आप क्या करते हो, आप लगाते हो पास्कल्स लॉ। आप क्या करते हो कि आप इस तरह का एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो जिसमें उसकी गाड़ी को आप रखते हो एक बहुत बड़े से प्लेटफॉर्म के ऊपर। यहाँ पे आप देखो एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म है जिसका एरिया काफ़ी ज़्यादा है, और
इस बड़े से सिलेंडर को अंदर ही अंदर आप कनेक्ट करते हो एक पतले से सिलेंडर से। ये सिलेंडर पतला सा है, इसका जो सरफेस एरिया A1 है, ये A1 मान लो अगर बहुत कम है, और इसके बाद यहाँ पे बीच में आप कोई भी आइडियल लिक्विड भर देते हो और इसकी गाड़ी को यहाँ पे खड़ा करते हो। नाउ यू कैन इजीली सी कि आप पास्कल्स लॉ देख लो या ये वाला लॉ देख लो कि सेम पॉइंट पे हमेशा सेम प्रेशर रहेगा। आप कैसे भी देख लो, यू विल सी कि जो पॉइंट्स 1 और 2 हैं लिक्विड्स के अंदर, इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर तो हमेशा सेम प्रेशर ही रहेगा। और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ये प्रेशर क्रिएट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? गाड़ी का वेट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कट जाएगा तो उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख लो कि गाड़ी का वेट अगर mg है, गाड़ी का वेट अगर mg है, तो इस जगह के ऊपर जो प्रेशर क्रिएट होगा, ये प्रेशर हो जाएगा, लेट मी कॉल दिस प्रेशर एज P2, ये प्रेशर हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो ये प्रेशर हो जाएगा आपका इस तरीके से। और यहाँ पे मान लो दूसरे साइड में आप क्या करते हो, दूसरे साइड में यहाँ पे आप अपने हाथ से दूसरे वाले सरफेस को अपने हाथ से पुश कर रहे हो। आपने हाथ से मान लो सपोज एक फोर्स लगाया है F1, और ये जरा सा जो पिस्टन का एरिया है, ये पिस्टन का एरिया है A1। तो इधर जो प्रेशर होगा P1 लेफ्ट साइड में, ये हो जाएगा आपका फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब आप देख लो कि अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम विल बी मेंटेन्ड। हाइड्रोस्टैटिक्स की कंडीशन तब वैलिड होगी जब ये दोनों पॉइंट्स के ऊपर प्रेशर सेम आ जाएगा। और अगर ये दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर सेम है तो आप ध्यान से देखो कि लिक्विड्स लेने का फायदा ये है, पास्कल्स लॉ का फायदा ये है कि आपको दोनों साइड पे फोर्स बैलेंस नहीं करना है, दोनों साइड के ऊपर प्रेशर बैलेंस करना है। और अगर आप P1 इक्वल टू P2 बैलेंस कर देते हो तो यू कैन इजीली सी दैट mg डिवाइडेड बाय A2 विल बी इक्वल टू F डिवाइडेड बाय A1। इन अदर वर्ड्स, आपको जो फोर्स लगाना पड़ेगा ये सिंपली A1 बाय A2 इंटू mg के बराबर हो जाएगा। और जरा वैल्यूज भी डाल के देख लेते हैं। मान लो अब आपने सिचुएशन इस तरीके से बनाई है, लेट अस से कि जो A2 है, ये अच्छा बड़ा एरिया लिया है आपने। A2 अगर मान लो लेट अस से 10 मीटर स्क्वायर है, और A1 आपने जानबूझ के बड़ा छोटा सा एरिया लिया है, लेट अस से 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप खुद ही देख लो, A1 बाय A2 का रेशियो देखोगे तो ये रेशियो अगर आप इसको मीटर्स वीटर्स में कन्वर्ट कर लो तो ये हो जाएगा 10⁻⁻⁴। और नाउ आई एम प्रीटी श्योर दैट यू आर स्माइलिंग बिकॉज यू कैन सी कि हो क्या रहा है यहाँ पे। आप खुद ही देख लो कि आपको जो फोर्स लगाना पड़ेगा ये हो जाएगा 10⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाय mg। अब इस बंदे की गाड़ी का वेट अगर 2000 किलो भी था तो 2000 इंटू जी, आप देख लो ये सब काट दोगे तो ये हो जाएगा सिंपली 2 न्यूटन। अब 2 न्यूटन का फोर्स लगाने के लिए तो हमें पूरे हाथ की भी जरूरत नहीं, अगर एक उंगली से भी अगर आप दबाओगे तो उंगली से भी इतना फोर्स आप आराम से 100% लगा सकते हो 2 न्यूटन का। तो देयरफॉर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बंदे की पूरी जो बड़ी गाड़ी थी 2000 किलो की, आराम से उसको आप एक उंगली से उठा सकते हो। ये बात है, तो सुदर्शन चक्र बना लिया आपने एक तरीके से। सो यू कैन इजीली सी कि दिमाग लगाने और ताकत लगाने दोनों में बड़ा फर्क होता है। एंड दैट इज वाई अल्टीमेटली इंजीनियर्स आर ऑलवेज प्राउड ऑफ देयर क्रिएशंस। कि खाली एक टाइम था जब अपन हर चीज ताकत लगा के करते थे, जहां पे अपनी ताकत से काम नहीं चलता था, वहां पे वी विल ब्रिंग इन हॉर्सेस, वी विल ब्रिंग इन एलिफेंट्स। बट नाउ यू कैन इजीली सी दैट इफ यू आर एन इंजीनियर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप दिमाग लगाओगे तो आपका काम बड़े आराम से हो जाएगा। एक कार को अगर आप चाहो तो एक उंगली से बड़े आराम से उठा सकते हो इफ यू डिजाइन द थिंग्स अप्रोप्रिएटली। और यही तरीका नहीं है, हमने देखा था कि रोटेशन में लीवर का प्रिंसिपल होता है, लीवर का यूज करके भी आप उसकी गाड़ी उठा सकते हो। मान लो ये कहता है कि नहीं यार ये तो तूने कुछ फर्जी काम कर दिया, ये तरीका ठीक नहीं है, तो आप उसको 10 अलग, अगर आपकी फिजिक्स अच्छी है तो 10 अलग अलग तरीकों से आप उसकी गाड़ी उठा के बता सकते हो एक उंगली से। तो ये बात है। तो यू कैन इजीली सी कि जो फ्लूइड्स की बेसिक प्रॉपर्टीज है वो हमने यहाँ तक देख ली है, पास्कल्स लॉ, दिस दैट, इधर उधर की प्रेशर वेशर की डेफिनेशंस। और इनमें हमने थोड़ा सा टाइम जरूर स्पेंड किया है, लेकिन ये डेफिनेशंस, ये बेसिक्स आपके आगे चल के फ्लूइड डायनेमिक्स में, विस्कोसिटी में भी काम आने वाले हैं, और फ्लूइड स्टैटिक्स के अंदर तो 100% काफ़ी काम आने वाले हैं। तो विद दिस वी कैन से कि हमने बेसिक्स तो देख लिए, और अब आगे चलते हैं। अब हम फ्लूइड स्टैटिक्स के अंदर थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं, थोड़ा सा और डीप में चलते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स के अंदर। कट, ठीक है। तो ये तो हमारा जो फ्लूइड स्टैटिक्स का बिगिनिंग पार्ट है, जो फ्लूइड स्टैटिक्स का शुरू वाला पार्ट है, वो यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद फिर मैंने जो वीडियोस भेजे थे
फ्लूइड स्टैटिक्स का फ्लूइड स्टैटिक्स 1 2 3 भेजे थे, ये आप मान लो मैंने अभी जो रिकॉर्ड किया ये फ्लूइड स्टैटिक्स 0 हो गया एक तरीके से, फिर इसके बाद जो फ्लूइड स्टैटिक्स 1 2 3 थे वो लगाते जाएंगे। और ठीक है, आई गेस आई थिंक दैट इज इट, सो आई जस्ट कट इट नाउ। ओके।